हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित और मेरा यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों को स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए आप सभी के लिए तो यूजीसी नेट पेपर 1 का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और सबको तो पता है कि यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आ गया भी है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is the first step in starting the research process? तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। Which of the following is the first step in starting the research process? तो उसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सर्चिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बी में है सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, सी में आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च एंड डी में है सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद आंसर के बारे में सोचेंगे। तो पहले क्वेश्चन समझिए और क्वेश्चन जो समझ लिया तो उसके लिए आंसर जो भी है वो बता पाएंगे। तो जो क्वेश्चन जिसको समझ नहीं आया तो वो बता नहीं पाएंगे। तो और एक बार भी क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द स्टार्टिंग the research process. The searching source of information, survey of related literature, identification of broad area of research and searching for solution to problems. उसमें कौन सा आंसर हो सकता है आपके लिए? तो इसका आंसर अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर हो सकता है आइडेंटिफिकेशन, जो सी नंबर है वो आंसर हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च। देखिए पहले आप लोग को रिसर्च करने के लिए तो कोई भी अगर क्या करते हैं, चूज करते हैं तो टॉपिक, तो उसके लिए पहला कि आइडेंटिफिकेशन करो कि कौन सा एरिया में आप लोग को रिसर्च करना है। तो भी आप लोग जाएंगे कि इसका प्रॉब्लम फाइंड करना है, देन उसके लिए उसको क्या क्या टूल्स यूज़ करना है, तो ये सब करना है। तो फास्ट आप लोग को आइडेंटिफिकेशन जो है रिसर्च का जो है उसको पहले ढूंढना है, कौन सा एरिया में आप लोग क्या करना चाहते हैं, तो रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये फास्ट थिंग्स, तो सी होगा उसका आंसर होगा। देन आओ नेक्स्ट, 2 नंबर का है, द मेन सेंटर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन इज। इनफॉर्मल एजुकेशन, देखो एजुकेशन देखा जाए तो फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन है। तो फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन का डिफरेंस जानना जरूरी है, तो भी जाके बता पाओगे कि इसमें इनफॉर्मल एजुकेशन जो है कौन सा हो सकता है। ए में दिया है कि होम, बी में है सोसाइटी, सी में रेडियो एंड टीवी, डी में न्यूज़पेपर। तो आप सभी के लिए देखो दिया है कि इनफॉर्मल एजुकेशंस, हम लोग को पता है कि फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, 2 टाइप का होता है। तो फॉर्मल एजुकेशन होता है, क्या होता है फॉर्मल एजुकेशन होता है कि जो हम क्या करते हैं ना, कोई भी स्कूल या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या कोई भी जहाँ पे हम क्लासरूम के साथ इंटरेक्ट है, तो वो हो जाएगा सब, क्या होगा ना फॉर्मल एजुकेशन, जहाँ पे टीचर देन टीचिंग प्रोसेस ये सब कुछ रहता होगा। जैसे कि स्कूल है आप लोग का, ये हो सकता है कि फॉर्मल एजुकेशन है। जो भी हम लोग जो जाते हैं कोचिंग ट्यूशन्स इति जो लाता बट फॉर्मल एजुकेशंस, क्योंकि ये हम लोग ना पूरा टीचिंग प्रोसेस के साथ रिलेटेड है, जहाँ ये हम लोग को एक दे देता है कि एजुकेशन है, ये एक लर्निंग हम लोग को देता है। बट इसको छोड़ कर हम और भी बहुत सारा एरिया में भी हम लोग बहुत सारा चीज़ जानते हैं और उससे भी हम लर्निंग मिलता है। जैसे कि ये जो दिया है होम, सोसाइटी, रेडियो एंड टीवी, न्यूज़पेपर, होम से भी हमको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलता है, सोसाइटी से भी, और रेडियो एंड टीवी, यहाँ पे तो हम लोग को आजकल तो डिजिटल हो गया था, हम लोग सभी जो है टीवी, रेडियो और मोबाइल, इससे तो हम लोग को सीखते हैं, बहुत सारा चीज़ तो देखते हैं ना, तो वो भी लर्निंग में जाता है। और उसके बाद और एजुकेशन देखें तो न्यूज़पेपर भी हम लोग पढ़ाई करते हो, तो वो एक एजुकेशन का एक क्या होगा, वो एक मेन फैक्टर। तो उससे जो है चारों से आप लोग पहला चीज़ है कि ये चारों का चारों है इनफॉर्मल एजुकेशन, बट उससे कौन सा आप लोग को लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, जो कि मेन सेंटर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन।
तो इसका आंसर मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, तो होम होगा। ठीक, तो ये जो है ए ऑप्शन उसका ये होम ही होगा उसका आंसर। ठीक, क्योंकि होम से ही हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखते हैं कि पहला था हम लोग तो होम ही, जो कि मम्मी पापा हम लोग के घर में सब मिलजुल कर रहते हैं, तो बहुत सारा चीज़ इसको सीखने को मिलता है। क्योंकि वो मेरा तो वहाँ से ही पहला चीज़ तो हम लोग को घर से ही सीखते हैं ना वो सारा चीज़। तो अभी तो स्कूल तो बाद में जाते हैं, स्कूल तो अरे मोंटेसरी जो है स्कूल तो है वो स्टैंडर्ड 1 2 3 वो तो बाद में 4-5 साल होगा तो भी तो एक बच्चा जाएगा स्कूल। बट वो स्कूल जाने से पहले बहुत सारा चीज़ सीख लेता है। तो वो सीखता है कहाँ से, जैसे कि बोलना, कुछ कुछ चीज़ बोलना, खाना, तो खेलना, ये सब सारा चीज़ ना वो होम से सीख लेता है। तो होम हो जाएगा उसका, क्या होगा ना, इनफॉर्मल एजुकेशंस। तो 2 नंबर का आंसर होगा होम, ए। सो एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी व्हिच डील्स विद द थ्योरीज ऑफ टेस्ट। एपिस्टेमोलॉजी जो है ये एक फिलोसफी का एक जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी जो है वो हम किसके बारे में वो इंडिकेट करता है कि हम किसके साथ एपिस्टेमोलॉजी रिलेटेड है। तो रियलिटी, एग्जिस्टेंस, नॉलेज एंड वैल्यूज। ठीक है, किसके बारे में पढ़ाई करते हैं या उससे उसके बारे में जानते हैं तो उसको एपिस्टेमोलॉजी बोला जाता है। एपिस्टेमोलॉजी 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 होगा नॉलेज। ठीक है, तो अगर हम लोग नॉलेज के बारे में जानेंगे तो, या नॉलेज के बारे में जिसका जिसका ज़्यादा से ज़्यादा डील्स रहता है नॉलेज के बारे में, तो उसको हम बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, ये फिलोसफी का है क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है कि ये बहुत बार क्वेश्चन ऐसे गिरा है यूजिस नेट में। एपिस्टेमोलॉजी द ब्रांच ऑफ फिलोसफी व्हिच डील्स विद द थ्योरीज ऑफ डेस, थ्योरीज ऑफ द व्हाट ना, नॉलेज। ये तो हमको पता है कि रियलिटी नहीं होगा, एग्जिस्टेंस भी नहीं होगा, वैल्यूज भी नहीं होगा, तो ओनली नॉलेज ही है जो कि आंसर होगा उसका। सो देखो उसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन देन द स्टैंडर्ड एरर ऑफ ए स्टैटिक is a measure of dash. Standard error of a static is a measure of dash. Sampling fluctuation, B error of measurement, C error of predictions और सिस्टमेटिक वेरिएशंस। ये देखो ये पेपर 1 का भी है और पेपर 2 का जो एजुकेशन है वो पेपर 2 का भी ये क्वेश्चन आता है, और जिसका ऐसे पेपर 1 में भी ये बहुत बार क्वेश्चन गिरा है। तो स्टैंडर्ड एरर आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कौन से साल में गिरा था मुझे तो याद नहीं आ रहा है, बट ठीक से बट ये गिरा है बहुत बार, ये क्वेश्चन गिरा है, 1-2 साल गिरा है यूजीसी नेट में, इसीलिए को मैं इसको सिलेक्ट किया हूँ। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ ए स्टैटिक मेजर ऑफ sampling fluctuations, error of measurement, error of predictions and D systematic variations। तो 4th नंबर का क्या होना चाहिए इसका आंसर, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ statistics is a measure of dash। स्टैंडर्ड एरर ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स इज ए मेजर ऑफ dash। तो इसका आंसर ये जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड का है और क्वेश्चन है, और ये तो रिसर्च में ही क्वेश्चन आया है रिसर्च टॉपिक से। तो इसका अगर देखा जाए तो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन जो है ए नंबर का इसका आंसर है। सैम्पलिंग, ये जो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन का मीनिंग तो आप सब लोगों को पता है कि जिसका आंसर क्या होता है, थोड़ा एक्चुअल आंसर से वेरी करता रहता है, तो फ्लक्चुएशंस। सो द स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द मेजर ऑफ व्हाट, द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। ये 4th नंबर का है आंसर है। देन 5th नंबर क्वेश्चन चलेंगे, और 5th नंबर का क्वेश्चन दिया है कि द IQ ऑफ 25-year-old बॉय हुज मेंटल एज 16 विल बी। तो IQ ऑफ 25-year-old बॉय हुज मेंटल एज 16 विल बी, ये दिया है IQ मीन्स ये इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वो चैप्टर से ये आया है, तो इससे जो IQ रिलेटेड क्वेश्चन वहीं पे है। तो अभी ये जो है द IQ ऑफ 25-year-old बॉय हुज मेंटल एज 16, यह IQ फाइंड करने के लिए तो पहले कि तो उसका एक फार्मूला है जो फार्मूला याद रखना चाहिए। IQ का फार्मूला होगा व्हाट ना, IQ
इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय एक्चुअल एज। याद रखो, आई क्यू इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय एक्चुअल एज। इसका मेंटल एज कितना, पहले सोचो मेंटल एज कितना है, तो 16 है, तो उसका एक्चुअल एज कितना है, 25 है। देखो बहुत सारा जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है कि अपना मेंटल एज और जो एक्चुअल एज ना वो वेरी करता रहता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बच्चे जैसे कि हम सोचे कि 10-12 साल हो गए होंगे, बट वो 3-4 साल का ऐसे बिहेव करते रहते होंगे। या जो भी कुछ बच्चे भी आजकल तो बहुत तेज भी मतलब बात करते रहते हैं, जैसे कि उनका दिमाग इतना जो है वो क्या बोलते हैं, बहुत जल्दी उनका दिमाग चलता रहता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बहुत बुढ़ा बुढ़ी की तरह बात कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े आदमी की तरह बात कर लेते हैं। तो उनका एज देखो कि वो 10 साल का है, बट फिर भी वो बात कर लेते हैं 15-20 साल का जैसे बच्चे बात करते हैं उनके तरह का बात कर लेते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना, तो बुढ़ी की तरह बात मत कर, तो बुढ़ा की तरह बात मत कर, दैट्स मीन्स क्यों है, तो 10 साल का बच्चा है, बट उसका जो दिमाग है ना वो उतना उससे कहीं ज़्यादा कुछ दिमाग उसका क्या है, एज मेंटल एज उसको बोलते हैं। एक्चुअल एज 10 साल का है, बट वो मेंटल एज जो है वो उससे 15 साल का है लगता है। सो उसी टाइप का ये क्वेश्चन उसी रिलेटेड है। तो एक बच्चा जो है वो 25 ईयर का ओल्ड है, ठीक है, बॉय है, तो और उसका मेंटल एज अभी 16 मीन्स वो एज में तो बड़ा है, बट उसका दिमाग जो है ना वो उतना ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि वो 16 साल के तरह का बात करता रहता है, जैसे 15-16 के जो है वो एवरेज उसी टाइप का बात करता रहता है। बट एज देखो 25 ईयर्स का, इसका मीन्स इसका आई क्यू ना बहुत कम है। तो आई क्यू कम है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कि आई क्यू कम है तो उसके लिए तो हमको आई क्यू फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, तो आई क्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला है मेंटल एज डिवाइडेड बाय एक्चुअल एज। तो मेंटल एज में रखो कितना, 16 रखो, क्योंकि वो 16 दिया है, और एक्चुअल एज में रखो कितना, 25 है, ठीक है। और हाँ, तो उसके लिए और एक चीज़ हम तो भूल गए कि इंटू 100 करो परसेंटेज, ठीक। तो 16/25 इंटू 100, तो ये जो है अभी तो 25 से 400 काट दो, तो अभी कितना होगा 64। इसका मीन्स देखो अभी अगर देखा जाए तो वो 64% का उसका मैच्योरिटी है, क्योंकि 25 ईयर्स का है, बट जब भी 16 साल का जैसे बात करता रहता है, मीन्स आई क्यू जो है ना बहुत कम है थोड़ा, ठीक। देन इसका आंसर हो जाएगा 64। अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, 64 होगा, ए वाला उसका आंसर है। देन ये जो है MMPI इज एसोसिएटेड विथ व्हाट MMPI इज एसोसिएटेड विथ, ए में दिया है इंटेलिजेंस, बी में दिया क्रिएटिविटी, सी में पर्सनालिटी, और डी में दिया कि मेंटल एज। अरे बार बार ये मेंटल एज जो है ना वो क्वेश्चन पीछे छोड़ता नहीं है, 2-3 बार मेंटल एज यूज करें। सो देखो इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी और मेंटल एज, MMPI। तो पी जो वर्ड है ना उससे तो पता कर लेना चाहिए कि ये जो है MMPI जो है उसका फुल फॉर्म तो पता करोगे, बट इसका जो पी है, और जो पी है तो ये जो इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी, मेंटल एज, पी से आप लोग को याद आ जाना चाहिए कि ये जो है पी का उससे रिलेटेड है, तो पर्सनालिटी ही उसका आंसर होगा। 6 नंबर का जो है 6 नंबर का आंसर क्या है, पर्सनालिटी, ठीक है। 6 नंबर का आंसर है सी, पर्सनालिटी। MMPI जी एसोसिएटेड विथ क्या होगा, पर्सनालिटी। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन फ्री इंडिया वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन फ्री इंडिया was launched in year 1947, 1964, 1968 और 19। अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि ये तो बार बार अगर बहुत सारा आप अगर CTET कोई देता है तो उसमें आता है, या टेट कोई भी टेट में ये क्वेश्चन आ जाता है, और UGC नेट में भी ये क्वेश्चन गिरा है बहुत बार। सो अभी तो ये क्वेश्चन तो सबको पता होना चाहिए, फ्री इंडिया का कब जो है पहला जो है वो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन जो है वो लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 7 नंबर का, 7 नंबर का ये जो आंसर है
7 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए? अरे ये तो पहला क्वेश्चन है कि ये जो है 1947, तो ये तो उस वक्त का कुछ नेशनल पॉलिसी लॉन्च नहीं हुआ था, या 64 में भी कुछ नहीं हुआ था। अभी ये जो है सी नंबर जो है 68 से नेशनल पॉलिसी एजुकेशन आया पहली बार, तो यही जो होगा सी नंबर का आंसर होगा। तो पहली बार जो है नेशनल पॉलिसी एजुकेशन कब आया ना, 1968 में। तो ये फ्री इंडिया का पहला जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन लॉन्च हुआ था। देन 8 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन। ठीक है, अभी गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में पूछ रहा है, तो उस वक्त तो था तो मेंटल एज के बारे में, अभी गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हाई इंटेलिजेंस, हाई अचीवमेंट, क्रिटिकल एनालिसिस और कॉन्फर्मिस्ट एटीट्यूड। दोस्त अगर कोई भी कहीं पे भी अगर समझ नहीं आएगा तो मुझे तुम मेल कर सकते हो या भेज सकते हो तो चैटिंग में, और उसमें तुम कमेंट में लिख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन का समझ नहीं आया और क्या समझ नहीं आया, तो मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। सो ये जो है 8 नंबर का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। हाई इंटेलिजेंस, हाई इंटेलिजेंस, तो 8 नंबर का देखो, थोड़ा सा अगर तुम लोग को कॉमन सेंस अगर लगा हो तो इसका आंसर बोल पाओगे। ठीक है, हाई इंटेलिजेंस, अरे गिफ्टेड चिल्ड्रन मीन्स जो उसका IQ लेवल है बहुत ज़्यादा है, इसका मीन्स इंटेलिजेंस तो रहेगा उसके पास। अचीवमेंट तो, और जिसके पास इंटेलिजेंस है वो तो हाईली अचीवमेंट भी होता होगा, क्योंकि हर एक चीज़ में तो वो क्या सक्सेस मिलता होगा उसको, क्योंकि वो इंटेलिजेंस है। और क्रिटिकल एनालिसिस भी कर सकता होगा, क्योंकि उसका थिंकिंग पावर भी ज़्यादा भी रहता है, क्योंकि जैसे तैसे गिफ्टेड चिल्ड्रन तो हर किसी को तो हम गिफ्टेड चिल्ड्रन नहीं बोल पाएंगे ना। तो डी नंबर जो है कॉन्फर्मिस्ट एटीट्यूड, ये नहीं होगा। ये जो है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो डी नंबर है कॉन्फर्मिस्ट एटीट्यूड, ये नहीं होगा। ये डी नंबर गलत दिया है, वो गिफ्टेड चिल्ड्रन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक, तो हम डी नंबर जो है इसका आंसर, ये जो है कॉन्फर्मिस्ट एटीट्यूड, ये गलत है गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में। ठीक है, तो अभी 8 नंबर हो गया। देन आओ 9 नंबर, द फादर ऑफ क्रिएटिविटी। फादर ऑफ क्रिएटिविटी, ये भी बहुत क्वेश्चन थोड़ा सा तो है क्रिटिकल, बट क्वेश्चन जो पिछले साल का अगर देखें तो क्वेश्चन 2-3 साल से पहले ये क्वेश्चन गिरा था। चार्ल्स स्पेयरमैन, टोरेंस एफी, थॉर्नडाइक, स्किनर, इसे कौन सा होगा? तो चार्ल्स स्पेयरमैन, थॉर्नडाइक का तो आप लोग को पता है, स्किनर के बारे में पता है, टोरेंस एफी के बारे में पता होगा भी, और चार्ल्स स्पेयरमैन को भी पता है बहुत बार। इनका तो थ्योरी तो इम्पोर्टेंस है बहुत, अगर बोला जाए तो इनका थ्योरी जो है वो हर साल इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। थॉर्नडाइक, स्किनर, टॉरेंस, स्पेयरमैन, इनका तो मतलब जो क्वेश्चन हर साल तो पूछा जाता है, तो ये तो आपको पढ़ना है, इम्पोर्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस है। इसको छोड़ दें तो और क्या है, यूजीसी नेट में तो बोलेंगे तो ये जो है यूजीसी नेट में और तो बहुत सारा मैथमेटिकल है, पर ये जो चीज़ है तो इसको पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन भी दिखता है। तो चलिए ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन बता दीजिए कि आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर होगा टोरेंस, ये जो है टोरेंस इपी, ये जो बी नंबर का है वो होगा उसका आंसर, द फादर ऑफ क्रिएटिविटी। याद रखो, ये बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक, और ये जो है ना इतना इम्पोर्टेंस है कि ये क्वेश्चन अभी एक बार गिर चुका है, ये जो है फादर ऑफ क्रिएटिविटी। ऐसे नहीं कि जो ये क्वेश्चन मेरे अपने मन से दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है बार बार गिरा है और इसलिए ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो देन अभी पनिशमेंट इज ए डैश, पनिशमेंट इज ए डैश, और पनिशमेंट के बारे में बताओ। तो पनिशमेंट इज ए डैश, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नॉट ए रेनफोर्स एट ऑल, नॉन। अरे रेनफोर्समेंट तो सबको पता है कि रेनफोर्समेंट क्या होगा। ऐसा एक चीज़ है कि जो कि हम क्या करेंगे, किसी को देख कर ही उसको थोड़ा सा क्या बनाएंगे, उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे कि हाँ वो मोटिवेटेड हो जाए उसके तरफ से। जैसे कि अरे बच्चे को, एक बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसको बोलेंगे कि अरे बाबा हाँ तुझे मैं ये वाला दूंगा, तो ये वाला अच्छा खाना है तो खा ले। तो जब उसको बोलूँगा कि तुझे 10 रुपया दूंगा कि तो अगर खाना खा लेगा तो 10 रुपया तुझे, ये है रेनफोर्समेंट। अगर कोई चीज़ ना उसको हम क्या करेंगे ना, मोटिवेट करेंगे कि वो नहीं खाना खा रहा था तो उसको ऐसे कुछ करेंगे कि वो खाना खाए, तो वो होगा एनफोर्स जो है वो कि रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट 2 टाइप का है, एक है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है,
पॉजिटिव रेनफोर्समेंट जैसे कि क्या होना चाहिए ना, वो बच्चे का कुछ फ़ायदा होना चाहिए, कि वो बच्चे का कुछ ऐसा कुछ है कि वो बच्चे का कुछ जिस जैसे जैसे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे तो ऐसे कुछ करे ना, बच्चे पढ़ाई करे। बट ऐसे कुछ नेगेटिव रेनफोर्समेंट है कि जैसे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे तो उसका हम बोलेंगे कि देखो क्या बोलेंगे कि हाँ, हर दिन हम बोलेंगे कि चॉकलेट देंगे। चलो ठीक है, एक दिन बोल दिए कि चॉकलेट जो देना है वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। क्यों होगा नेगेटिव रेनफोर्स? देखो, चॉकलेट अगर देंगे ना तो हर दिन बच्चे उतना ही वो क्या हो जाएगा, अरे बच्चे सोच लेगा कि मुझे तो सर ने हर दिन तो चॉकलेट दे रहे तो और क्या है, तो पढ़ाई क्या क्या ज़रूरत है, कुछ ज़रूरत नहीं। सो नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या है ना, चॉकलेट नहीं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है कि ऐसे उसको मोटिवेटेड करोगे आपका टीचिंग के बारे में, कि उसको बोलोगे कि हाँ तू ये कर सकता है, तो और भी ये वाला जो है अच्छा कर सकता है। जैसे कि कोई कम मार्क रखा है तो उसको बोलो कि हाँ तुम ये कम मार्क नहीं, ये तुम अच्छा और कर सकते हो, तो ट्राई करो। तो वो हो सकता है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। चॉकलेट के बदले ऐसे बोलो उसको कि और कुछ उसके लिए थोड़ा सा कि बोलो कि तुम ये बुक फॉलो करो, कि ऐसे लिखो, कि ऐसे लिखने से ज़्यादा मार्क मिलता है, कि ये वाला। सो ऐसे उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलता है, ऐसे नहीं। और तो बिल्कुल जो है पनिशमेंट जो है ना, वो तो नेगेटिव तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि नेगेटिव में देखो पनिशमेंट का नाम ही नहीं आता है कहीं पे। रेनफोर्समेंट में पनिशमेंट को टोटल उसको ओमिटेड किया गया कि पनिशमेंट को हटा दो, रेनफोर्समेंट में इसका यूज बिल्कुल कुछ नहीं है। तो कोई भी बच्चे को हम पनिशमेंट देंगे तो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, तो ये टोटल रेनफोर्समेंट नहीं हुआ। रेनफोर्समेंट है कि ऐसा है कि कुछ मोटिवेटेड कराओ बच्चे लोग को। तो अगर ये पनिशमेंट देंगे तो बिल्कुल ये मोटिवेटेड क्या, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे बच्चे लोग। सो इसका नाम ही हटा दो पनिशमेंट। टोटल एजुकेशन से ये पनिशमेंट जो है ना, पनिशमेंट को हटा दो, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो ये जो है नेगेटिव रेनफोर्समेंट भी वो नहीं होगा, टोटल इसका कोई ज़रूरत नहीं। सो नॉट है रेनफोर्स एट ऑल, वो बिल्कुल रेनफोर्समेंट नहीं है। सो ये हो जाएगा सी नंबर आंसर है, ठीक है। सो नॉट है रेनफोर्समेंट एट ऑल। बच्चे लोग पढ़ाई नहीं कर रहे तो उनको हम नहीं मार सकते। ऐसा नहीं है कि मारेंगे कि पढ़ाई करो। बच्चे लोग बोलेंगे कि तो अगर आज पढ़ाई नहीं किया था तुझे क्या करेंगे ना, ऐसे तुझे मुर्गा बना देंगे, तुझे बाहर में ऐसे ये करेंगे, तो खड़ा करेंगे 1 घंटा 2 घंटा, तो ऐसे बच्चे लोग पढ़ाई नहीं करेंगे। सो ये रेनफोर्समेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।